हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है, ये केंज की जो थ्योरी है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। सबसे पहले हम ये जानें कि भी केंज जो था उसने कहा कि जो परंपरावादी सिद्धांत है वो सिद्धांत सही नहीं है। अब परंपरावादी सिद्धांत के अंदर क्या माना गया था कि जैसे जैसे जो आय बढ़ती जाएगी, जिस अनुपात के अंदर आय बढ़ेगी उसी अनुपात के अंदर जो कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा। अब आय का जो जनरेशन होता है वो कुल पूर्ति के कारण होता है। जब कुल पूर्ति जितनी हुई उतने के बराबर ही इनकम आ गई, और अगर उतने के बराबर इनकम को कंज्यूम कर दिया जाता है तो इसका मतलब सारी की सारी पूर्ति जो वो दोबारा से डिमांड में कन्वर्ट हो गई। इसलिए कुल मांग और कुल पूर्ति हमेशा ही बराबर रहते हैं, और इसकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार का स्तर बना रहता है। लेकिन जो 1930 की महामंदी आई थी, उस महामंदी के दौरान जो है बेरोजगारी की समस्या हर तरफ फैल गई थी, और उस अवस्था के अंदर केंद्र ने पाया कि कुल मांग जो होती है पूर्ण रोजगार के लिए जितनी मांग की जरूरत होती है उससे कम होती है। यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जितना प्रोडक्शन हो जाता है कुल मांग जो है उतने प्रोडक्शन के बराबर नहीं होती, उससे कम होती है। यानी कुल पूर्ति से कुल मांग कम रह जाती है। अब इसका कारण ये है कि अगर जितनी कुल पूर्ति हुई थी उतने के बराबर लोगों की इनकम आ गई, अगर लोगों ने सारी की सारी इनकम को कंज्यूम किया होता तो कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो जाती। लेकिन क्योंकि केंज ने ये बताया कि लोग जो होते हैं अपनी सारी की सारी आय को कंज्यूम नहीं करते, उसका एक हिस्सा जो बचा करके रख लेते हैं, इस वजह से कुल मांग जो होती है वो पूर्ण रोजगार के लिए जरूरी कुल मांग से कम रह जाती है। यानी प्रभावपूर्ण मांग जो होती है उसका लेवल कम हो जाता है, और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी फैल जाती है। तो इस प्रकार केंज ने ये बात बताई कि भी आय और उपभोग के बीच में जो संबंध है वो जिस अनुपात में इनकम बढ़ती है उसी अनुपात के अंदर जो है आय में वृद्धि नहीं हो पाती। यानी जितनी आय हमारी बढ़ती है वो सारी की सारी आय जो है कंज्यूम नहीं हो पाती, क्योंकि सभी की जो ये मानसिक सोच होती है या मानसिकता होती है कि हम अपनी आय का जो है एक हिस्सा बचा करके रखें, और जब आय का एक हिस्सा बचा लिया जाता है तो कंजप्शन जो होता है वो आय के मुकाबले कम हो जाता है, क्योंकि आय का एक हिस्सा सेविंग में चला जाता है। तो इसी को जो है केंज का जो है उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। अब केंज का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस नियम का प्रतिपादन जो है वो केंज ने किया था, और इस सिद्धांत के अंदर केंज जो आय और उपभोग के बीच में एक नए संबंध की जो है गणना की है। इससे पहले जो परंपरावादी थे उन्होंने भी आय और उपभोग के बीच में एक संबंध बताया था। वो कहते थे कि भी जितनी भी आय होगी सारी की सारी जो कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन केंज ने जो है एक नया संबंध जो फाइंड आउट किया, और वही संबंध जो है उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहलाता है। तो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि जब भी आय बढ़ती है तो उपभोग में भी अवश्य वृद्धि होगी। यानी आय के बढ़ने पर उपभोग कभी भी कम नहीं हो सकता, लेकिन उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती जितने की आय बढ़ती है। यानी आय में जो वृद्धि है वो उपभोग के मुकाबले उपभोग में जो वृद्धि है वो आय के मुकाबले कम होती है, और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो है कुल मांग का स्तर कम होने से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल जाती है। अब हम केंज की डेफिनेशन देखते हैं। समाज की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि जब कुल वास्तविक आय में वृद्धि होती है, वास्तविक आय क्या होती है? मौद्रिक आय बटा कीमत। तो जब कभी भी कुल वास्तविक आय बढ़ेगी तो कुल उपभोग में भी वृद्धि होगी, किंतु उतनी नहीं जितनी आय में। यानी आय जिस अनुपात में वास्तविक आय बढ़ती है उपभोग में उस से कम अनुपात में वृद्धि होती है, और इसी को हम जो है केंज का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। केंज का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है वो मानव के व्यवहार के बारे में हमें एक जनरल सी बात बताता है, और वो जनरल सी बात ये है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर बचत करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी हर व्यक्ति जो होता है बचत को पसंद करता है, जिसके कारण आय के बढ़ने से वो अपना एक हिस्सा जो वो बचाने लगता है, जिसके कारण उपभोग में जो उतनी वृद्धि नहीं हो पाती जितनी आय में होती है। लेकिन उपभोग पहले से कम कभी नहीं हो सकता। यानी जब कभी भी आय बढ़ेगी
तो उपभोग के अंदर अवश्य वृद्धि होगी, यानी उपभोग जो है पहले से कभी भी कम नहीं हो सकता। और जब उपभोग पहले से कम नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो धनात्मक रहेगी। अगर आय के बढ़ने पर उपभोग नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य है। आय के बढ़ने पर अगर उपभोग पहले से कम हो गया, इसका मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो ऋणात्मक है। लेकिन क्योंकि आय के बढ़ने के ऊपर उपभोग अवश्य ही बढ़ता है, इसलिए जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी है वो धनात्मक रहेगी। लेकिन जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि एमपीसी जो है कभी भी इकाई से अधिक नहीं होती है, इकाई के बराबर नहीं होती। एमपीसी हमेशा इकाई से कम रहेगी। एमपीसी इकाई से कम रहने का वही मतलब है कि आय में जितनी वृद्धि होती है उपभोग में उससे कम वृद्धि होती है। अब हम इस सिद्धांत की जो है वो मान्यताएं देखते हैं। सबसे पहली मान्यता है कि आय के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अगर आय का वितरण जो है वो अमीरों की बजाय गरीबों के पक्ष में हो जाएगा तो इससे उपभोग प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो उपभोग प्रवृत्ति जो वो बढ़ नहीं पाती है, इकाई से अधिक नहीं हो पाती है, इकाई से कम ही रहती है, इसलिए ये मान्यता ली गई है कि आय के वितरण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, लोगों की रुचि, फैशन, उनकी आदतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरी है, जनसंख्या जो वो स्थिर है। चौथी अजम्पशन है, कीमतें वो स्थिर है। अर्थव्यवस्था के अंदर सामान्य स्थिति है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में ना तो मंदी की स्थिति है ना तेजी की स्थिति है। अर्थव्यवस्था के अंदर ना युद्ध का खतरा है, ना कोई जो गृह युद्ध की कोई परिस्थितियां है, यानी आर्थिक और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से परिस्थितियां जो बिल्कुल नॉर्मल है। अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और आर्थिक गतिविधियों में जो सरकार किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती। तो ये जो मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं के आधार के ऊपर हम जो है जो केंज का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है उसको आगे हम देखते हैं। अब जब हमने मान्यताएं डिस्कस कर ली, उसके बाद हम केंज का जो उपभोग का नियम है उसको हम टेबल के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जब इनकम 0 करोड़ है उसमें कंजप्शन जो 50 करोड़ का है। अब जब इनकम अपनी शून्य है और कंजप्शन अगर हम 50 करोड़ का है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो बचत है वो माइनस में है। इसका मतलब या तो व्यक्ति ने पिछली बचतों में से कंजप्शन किया है या व्यक्ति ने जो उधार लेकर के कंजप्शन किया है। और ये जो 50 करोड़ का जो कंजप्शन है ये जो है ऑटोनोमस कंजप्शन है, यानी स्वायत्त उपभोग है। स्वायत्त उपभोग उपभोग का वह स्तर होता है जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, यानी आय का स्तर कुछ भी हो उतना कंजप्शन करना ही करना पड़ेगा। जब इनकम बढ़ करके 50 करोड़ हुई तो उपभोग भी बढ़ करके 75 करोड़ हो गया, यानी अभी भी जो बचत है वो -25 करोड़। पहले बचत -50 करोड़ थी, अब -25 करोड़। इसका मतलब बचत जो है पहले के मुकाबले 25 करोड़ बढ़ी है, जो ये दिखाता है कि आय के बढ़ने के ऊपर न केवल कंजप्शन बढ़ा है बल्कि बचत भी बढ़ी है। अब आय कितनी बढ़ी थी, 50 करोड़। अब 50 करोड़ में से 25 करोड़ रुपए उपभोग में चले गए और 25 करोड़ रुपए बचत में चले गए। नेक्स्ट, जब इनकम बढ़ करके 100 करोड़ हो जाती है तो उपभोग भी 100 करोड़ हो जाता है। अब आप देखिए, 50 से 100 करोड़ जब आय बढ़ी तो 50 करोड़ का जो वो इनकम में वृद्धि हुई, लेकिन कंजप्शन जब 75 से केवल 100, यानी कंजप्शन के अंदर वृद्धि केवल 25 करोड़ की हुई है और यहाँ पर जो है बचत है वो शून्य है। इसी प्रकार से जब इनकम बढ़ करके 150 करोड़ हो जाती है तो अर्थव्यवस्था के अंदर उपभोग बढ़ करके 125 करोड़ हो जाता है और बचत बढ़ करके 25 करोड़ हो जाती है। इसी प्रकार से हम आगे से आगे जो है इस डाटा को देखते जाएंगे तो हम यहाँ पर जो है एक चीज़ पाते हैं, वो ये है कि जब कभी भी आय में वृद्धि होती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है। पहले हमें ये टेबल दिखाती है कि जब कभी भी आय बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजप्शन जो वो आय के मुकाबले कम बढ़ता है। आप देखिए, इनकम में जो वृद्धि है वो 50-50 करोड़ की हो रही है, लेकिन कंजप्शन में वृद्धि केवल 25-25 करोड़ की हो रही है। दूसरा, जो आय होती है उसके दो हिस्से होते हैं, या तो उस आय का एक कंजप्शन कर लिया जाता है या उस आय का जो वो शेविंग कर ली जाती है। लेकिन एक व्यक्ति जो होता है दोनों ही चीज़ों के अंदर अपनी इनकम को डिवाइड करता है, यानी एक हिस्सा जो कंजप्शन में और जो बची है वो हिस्सा सेविंग में जाता है। दूसरा, उपभोग जो है वो आय के बढ़ने के ऊपर पहले के मुकाबले कभी कम नहीं हो सकता, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भी इनकम के बढ़ने के ऊपर कंजप्शन जो है पहले से कम हो जाए। इसी प्रकार से इनकम के बढ़ने पर सेविंग है वो भी पहले से कम
नहीं हो सकती, और दूसरा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो 1 से कम रहेगी। तो ये जो टेबल हमें इन चीज़ों के बारे में बताती है, और साथ में ये टेबल जो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है उसके बारे में हमें जो है क्लियर तस्वीर देती है। तो आप इस टेबल की जो एक्सप्लेनेशन भी एक एक पॉइंट के द्वारा कीजिए। जीरो इनकम से स्टार्ट होइए, उसके बाद कंजप्शन और बचत बताइए, उसके बाद आप जो है एक एक करके जो है 300 के जो आंकड़ा है वहाँ तक पहुँचिए। तो ये हमारी जो इस टेबल की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए, इसी चीज़ को हम जो वो रेखा चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि हमने जो है ओ एक्स एक्स के ऊपर जो है इनकम को लिया है, और ओ वाई के ऊपर हमने जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, कंजप्शन को लिया है। और ये जो ब्लैक लाइन है जो ओरिजिन से चल रही है, जीरो बिंदु से निकल रही है, ओ वाई, ये रेखा जो हमारी इनकम की रेखा है, जो ये दिखा रही है कि भी इनकम जो है एक निश्चित अनुपात में बढ़ रही है। और ये जो कंजप्शन वाली रेखा है जो आपको ब्लू रेखा दिखाई दे रही है सी, ये जो हमारी कंजप्शन की रेखा जो 50 से शुरू हो रही है, इसका मतलब जब इनकम का लेवल 0 है तो कंजप्शन है वो 50 है। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजप्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन कंजप्शन के बढ़ने की जो दर है वो इनकम के मुकाबले कम है। और ये जो रेड लाइन है ये सेविंग को दिखा रही है। अब आप देखिए, जब इनकम 0 है उस समय जो है सेविंग -50 है। आप नीचे की तरफ देखिए -50 है। इसी प्रकार से जब इनकम 100 है, तो जब इनकम दूसरी तरफ आप एक बार एक पॉइंट और नोट कीजिए, जब इनकम 50 है तो यहाँ पर आप देखिए कंजप्शन जो वो इनकम के मुकाबले ज़्यादा है। कंजप्शन जो 75 है जबकि इनकम 50 है। तो आप यहाँ देखिए कंजप्शन वाली लाइन है वो ब्लैक लाइन से ऊपर की तरफ है। इसी प्रकार से जब इनकम 100 हो जाती है तो 100 जो इनकम का लेवल है उसके ऊपर आप देखिए इनकम और कंजप्शन है वो इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर इन जो सेविंग है वो 0 है। इसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, इनकम 150 हो गई तो 150 हो गई तो आप देखिए यहाँ पर जो है इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन। आप ऊपर की तरफ देखिए जहाँ से कंजप्शन और इनकम की लाइन है, इन दोनों के बीच में गैप है वो धनात्मक है, यानी आय ज़्यादा है और कंजप्शन है वो कम है। और कंजप्शन कम होने का मतलब क्या है, सेविंग है। तो इनकम और कंजप्शन के बीच में जो अंतर है वो सेविंग है। और आप नीचे देख ही रहे हो, जब 150 इनकम है तो रेड लाइन जो 0 से ऊपर की तरफ चली गई है, जो दिखा रही है कि अब बचत बढ़ने लगी है। इसी प्रकार से आप देखते जाइए, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकम और कंजप्शन के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, और इनकम और कंजप्शन के बीच में जो गैप है वो सेविंग को दिखा रहा है। तो सेविंग कर्व है वो भी रेड लाइन है, वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, यानी इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो है बचत में वृद्धि हो रही है, कंजप्शन में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन कंजप्शन में जो वृद्धि है वो इनकम के मुकाबले कम होती है। और यही जो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है। अब हम देखते हैं कि जो केंज ने उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम दिया है उस नियम का क्या महत्व है। एक एक करके हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निवेश का महत्व देखिए। रोजगार की जो मात्रा है, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार का लेवल क्या होगा वो कुल मांग के स्तर पर निर्भर करती है। यानी कुल मांग का स्तर जितना ज़्यादा होगा एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो भी उतना ही अधिक होगा। दूसरी तरफ हम जो है अपनी इनकम के जो है 2 हिस्से बना सकते हैं, एक हिस्सा जो है कंजप्शन और दूसरा हिस्सा सेविंग है। अब यहाँ पर जितनी ज़्यादा सेविंग होती जाएगी एग्रीगेट डिमांड का जो है वो लेवल है उतना ही कम होता चला जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल जितना कम होता चला जाएगा एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है रोजगार की मात्रा उतनी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो C+I होती है। एग्रीगेट डिमांड C+I होने का मतलब है कि जितनी भी हमने सेविंग की उतनी मांग में कमी हो गई। अब जितने की हमने सेविंग की थी अगर उतने के बराबर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे के अंदर जो ऐसे में जो अल्पकाल की अगर आप बात करें तो अल्पकाल के अंदर जो कंजप्शन नहीं बढ़ सकता, इसलिए सेविंग के बराबर जो है इन्वेस्टमेंट को करने के लिए जो है इसलिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का हमारे पास में एक ही रास्ता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन की वजह से जो है जितनी इनकम में वृद्धि हुई थी उसके मुकाबले कंजप्शन कम बढ़ा, इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। अब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए हमारे पास में पहला रास्ता कंजप्शन का होता है, लेकिन अल्पकाल में कंजप्शन नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे में जो है सेविंग के इक्वल जो है इन्वेस्टमेंट किया जाना जरूरी है। यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है कुल मांग को बढ़ाने के लिए हमें निवेश को ही बढ़ाना पड़ता है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखिए, सामान्य अति उत्पादन संभव है।
अति उत्पादन कौन सी स्थिति होती है? अति उत्पादन जो है अर्थव्यवस्था की वो स्थिति होती है जिसके अंदर एग्रीगेट डिमांड जो होती है एग्रीगेट सप्लाई से कम रह जाती है। अब इसके पीछे वजह क्या है? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। अब देखिए, जितनी अर्थव्यवस्था के अंदर कुल पूर्ति हुई उतने के बराबर इनकम हो गई, लेकिन हम ये देखते हैं कि भी इनकम के मुकाबले जो कंजप्शन है वो कम होता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन के अनुसार। जब इनकम के मुकाबले कंजप्शन कम होता है, या दूसरी तरफ हम ये कहें कि एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले एग्रीगेट डिमांड कम होती है, उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था के अंदर अति उत्पादन की स्थिति पैदा हो सकती है। और ये अति उत्पादन जो है सेविंग के इक्वल होगा, क्योंकि आय का एक लेवल है, उसमें से जितना हमने कंज्यूम कर लिया उतने के बराबर तो डिमांड हो गई, लेकिन जितना हम ये कम कंज्यूम करेंगे सेविंग उतनी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा सेविंग बढ़ती जाएगी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है बहुत सारा माल जो है बिना बिका रहेगा। इसका मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर अति उत्पादन की स्थिति आ जाएगी। आगे सामान्य बेरोजगारी संभव है। बेरोजगारी कौन सी अवस्था होती है? बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के अंदर वो स्थिति होती है जिसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम रह जाती है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर किए गए व्यय की मात्रा को दिखाती है। अगर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया गया था वो सारी की सारी वस्तुएं बिक जाएंगी तो अर्थव्यवस्था में दोबारा से उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, इसका मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर जो है कुछ वस्तुएं बिना बिकी रह गई, और ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है, क्योंकि केंज ने बताया था कि भी आय जो जनरेट हुई कुल पूर्ति के बराबर जनरेट होती है, लेकिन सारी की सारी आय कंज्यूम नहीं होती, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है, और एग्रीगेट डिमांड कम रहने से जो है अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल जाएगी। नेक्स्ट है शे के बाजार नियम का खंडन। शे का बाजार नियम क्या कहता है कि भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो इकाई के बराबर होती है। इकाई के बराबर होने का मतलब है कि जितनी भी अर्थव्यवस्था के अंदर आय का जनरेशन होता है सारी की सारी जो है कंजप्शन में चली जाती है, यानी सप्लाई जो है अपनी मांग का निर्माण खुद करेगी। कुल मांग और कुल पूर्ति तभी बराबर हो पाएगी जब जितनी भी अपनी इनकम होती है वो सारी की सारी कंजप्शन में चली जाए। लेकिन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन हमें ये दिखाता है कि भी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो इकाई से कम होती है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से कम होने का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमेशा स्थिति बनी रहेगी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम रहेगी, और जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तब तक अर्थव्यवस्था के अंदर जो शे का बाजार नियम लागू नहीं होता। तो केंज का जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है वो ये बताता है कि भी एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम रहेगा, जिसकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर शे का बाजार नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट एमईसी में कमी का कारण। अब एमईसी क्या होती है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता। तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, उसके कारण जो वो लाभ की दर या एमईसी वो कम होती चली जाती है। अब एमईसी कम होने का मतलब साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रोडक्शन किया गया उसकी वजह से लोगों की आय बढ़ गई, लेकिन आय बढ़ने के कारण जो है लोग मांग फिर भी आय की तुलना में कम बढ़ा पाते हैं, यानी जितनी आय बढ़ी उपभोग उतना नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब मांग कम हो गई, और जब मांग कम होती है तो कुछ सामान जो वो बिना बिका रहेगा, और जब अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ सामान बिना बिका रहता है तो प्रोड्यूसर जो उस सामान को निकालना चाहते हैं, इसके लिए प्रोड्यूसर जो कीमतें कम करेंगे, और जब प्रोड्यूसर मांग को बढ़ाने के लिए कीमतें कम करते हैं तो उसकी वजह से जो है प्रोड्यूसर के लाभ कम होने लगते हैं, और लाभ कम होने का मतलब एमईसी गिरने लगती है। तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन की वजह से एमईसी में कमी होती है। अब आप देखिए, अगर अर्थव्यवस्था के अंदर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन लागू नहीं होता है, यानी जितनी आय होती है अगर उतने के बराबर मांग हो जाए तो प्रोड्यूसर को जो है वस्तु की कीमतें कम नहीं करनी पड़ेगी, और वस्तु की कीमत अगर कम नहीं करेंगे तो उनकी एमईसी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन जो लागू होता है इसकी वजह से एमईसी वह कम होने लगती है। नेक्स्ट अल्प रोजगार संतुलन। अल्प रोजगार संतुलन जो वो जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भी संतुलन कहाँ पर होगा। अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार के संतुलन का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। लेकिन पूर्ण रोजगार से स्तर से पहले ही अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे की इक्वल हो जाए तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो
अल्प रोजगार संतुलन होगा। तो क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई के बराबर तो इनकम का जनरेशन हो गया, लेकिन एग्रीगेट डिमांड उतनी नहीं बढ़ पाती, क्योंकि क्या साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन ये कहता है कि आय में वृद्धि के मुकाबले उपभोग कम बढ़ेगा। तो जितनी सप्लाई में वृद्धि हुई थी उतने के बराबर एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ पाती। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई को थोड़े से नीचे लेवल के ऊपर कट करेगी। यानी पूर्ण रोजगार के लिए जिस स्तर पर कुल मांग और कुल पूर्ति होनी चाहिए, कुल मांग उससे कम लेवल के ऊपर जो है कुल पूर्ति को काटती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो है अल्प रोजगार संतुलन का निर्धारण होता है। तो अल्प रोजगार संतुलन के बारे में जब हमने केंज का सिद्धांत डिस्कस किया था उस समय हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो इसका डायग्राम भी आप एक बार जो है पुनः देख सकते हो उस वीडियो के अंदर, जिसमें अल्प रोजगार क्या होता है और अल्प रोजगार जो पैदा होने के पीछे कारण क्या है। कारण है एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में कम होना। अब एग्रीगेट डिमांड जो उसमें कमी के क्या कारण, ये तो हमने देख लिया एग्रीगेट डिमांड कम होती है। उसमें कमी का पहला कारण है कि आय की तुलना में उपभोग में वृद्धि कम होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन यही कहता है। और दूसरा है एमईसी, क्योंकि कुल मांग जो होती है दो चीज़ों से मिलकर के बनती है, या तो कंजप्शन बढ़ जाए या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। तो एक तरफ जो है आय में वृद्धि के साथ साथ जो है मांग में कमी होती है, जो मांग उपभोग उतना नहीं बढ़ पाता, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है। दूसरा हमने पीछे वाले पॉइंट में देखा था कि भी एमईसी जो लगातार गिरने लगती है, और जब एमईसी गिरने लगती है तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कम करने लगते हैं। तो इसके कारण एग्रीगेट डिमांड में एक तो इन्वेस्टमेंट में कमी के कारण कमी आती है, दूसरा जो है कंजप्शन में कमी के कारण भी एग्रीगेट डिमांड के अंदर कमी आती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भी अल्प रोजगार संतुलन जो अर्थव्यवस्था के अंदर विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है विकसित देशों में बचत में वृद्धि। अब बहुत सारे जो विकसित देश है उनके अंदर जो बचत का लेवल बढ़ता चला जाता है। आप जो गरीब देश है उनके मुकाबले आप अमीर देशों को देखिए, वहाँ पर जो है सेविंग का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी इनकम और कंजप्शन के बीच में जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है। सेविंग क्या है, इनकम और कंजप्शन के बीच में गैप ही तो है। उसके पीछे कारण है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, क्योंकि जैसे जैसे अमीर देशों के अंदर जो इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उनका कंजप्शन तो बढ़ता है, लेकिन कंजप्शन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती जितना उपभोग जितनी इनकम बढ़ती है। इसका मतलब एक बड़ा हिस्सा जो है धीरे धीरे सेविंग के रूप में बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन ये सिद्ध करता है कि अल्पविकसित देशों के अंदर जो वो बचत का लेवल भी अधिक होगा, क्योंकि वहाँ जो है उपभोग प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जैसे भी अलग जो विकसित देश है उनके अंदर बचत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अगर बचत के बराबर अर्थव्यवस्था में दोबारा से इन्वेस्टमेंट ना किया जाए तो इसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर एक तरफ तो मंदी फैलेगी, क्योंकि कुछ सामान बिना बिका रह गया, उस सामान को निकालने के लिए प्रोड्यूसर कीमतें कम करेंगे, मंदी आ जाएगी। दूसरी तरफ आगे वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले वाला प्रोडक्शन है वो भी बचा पड़ा है, तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो बेरोजगारी है वो भी फैलने लगती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यापार चक्कर आते हैं, व्यापार चक्कर के मोड़ बिंदुओं का कारण। मोड़ बिंदु जो होते हैं दो होते हैं, एक तो अपर और एक लोअर पॉइंट। तो हमारे पास में जो है ये एक डायग्राम है जिसमें हमने ओ एक्स अक्ष के ऊपर समय लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने वृद्धि की दर ली है, जो ये बताती है कि समय के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो किस प्रकार से वृद्धि हो रही है। तो पहला जो है अर्थव्यवस्था जो है स्टार्ट होती है ए तक पहुंचती है। अब ए जो बिंदु है उस बिंदु के ऊपर आने के बाद जो है अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ आने लगती है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि अर्थ ए बिंदु जो तेजी को दिखाता है, इसके पीछे कारण ये कि जब ए बिंदु पर अर्थव्यवस्था पहुंची तो उस बिंदु पर जब अर्थव्यवस्था पहुंची तो जो लोग थे, जो इन्वेस्टर थे, एक तरफ तो क्योंकि आय में जितनी वृद्धि हुई उपभोग उतना नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन उस कमी को जो है इन्वेस्टमेंट के द्वारा पूरा किया जा रहा था। लेकिन एक समय के बाद अर्थव्यवस्था के अंदर जो लाभदायक क्षेत्र होते हैं जिसमें निवेश किया जाए उनमें उनमें की जो कमी हो जाती है, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो एमईसी गिरने लगती है, और एमईसी गिरने की वजह से जो वो मांग में कमी होगी, क्योंकि कुल मांग जो होती है वो इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन से मिलकर के बनती है। तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो धीरे धीरे मंदी की तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ने लगती है। अब अर्थव्यवस्था दोबारा बी बिंदु पर पहुंच गई, लेकिन बी से नीचे नहीं जा पाएगी। इसके पीछे कारण ये कि जब आय गिरती है तो उपभोग में भी उतनी कमी नहीं हो पाती, यानी मांग का कुछ न कुछ लेवल है वो
बना रहता है, यानी एक तरफ जो है ऑटोनमस कंजप्शन है वो मांग के लेवल को बढ़ा रहा है। तो जब बी बिंदु के ऊपर अर्थव्यवस्था पहुंचती है तो उससे नीचे नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकम का लेवल चाहे कुछ भी हो, कुछ न कुछ कंजप्शन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में कुछ मांग बनी रहती है। दूसरी तरफ जब बी लेवल के ऊपर जो डिमांड है उसको भी पूरा करने के लिए जो है फैक्ट्रियाँ तो चलेंगी कुछ, तो उनमें जो है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की इनकम और बढ़ती है और दोबारा से अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ने लगती है और अर्थव्यवस्था जो है मंदी के दौर से बाहर निकल जाती है और फिर से बी से आगे ही आगे चलने लगेगी। फिर उसके बाद में आगे वाला जो ऊंचा बिंदु है वहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ जाने के बाद में फिर जो है क्योंकि जितनी इनकम बढ़ी है मांग उससे कम बढ़ेगी, उसकी वजह से दोबारा से अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ आने लगती है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यापार चक्र होते हैं, व्यापार चक्रों के अंदर जो मोड़ बिंदु आते हैं, उन मोड़ बिंदुओं का जो कारण है वो भी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है। ऊपर का बिंदु इसलिए आता है क्योंकि जब जिस अनुपात में आय बढ़ती है कंजप्शन उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता। नीचे का जो मोड़ बिंदु इस वजह से आता है कि जब आय कम होती है तो कंजप्शन भी कम होता है, लेकिन उतना कम नहीं हो पाता जितनी इनकम कम होती है। नेक्स्ट, अति दीर्घकालीन गतिहीनता। जब तक एक देश के अंदर जो वो आय बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन कंजप्शन उसके मुकाबले कम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सब बचत में जा रहा है। और अगर उस बचत को हम दोबारा से अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रहेगी, तब तक अर्थव्यवस्था के अंदर जो मंदी और बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर जो होते हैं इन्वेस्टमेंट के अवसर जो होते हैं वो एक समय के बाद सीमित हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इन्वेस्टर है इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करेंगे जहाँ पर अर्थव्यवस्था के अंदर जो है लाभदायक अवसर उपलब्ध होते हैं, लेकिन एक समय के बाद जो लाभदायक अवसर होते हैं उनकी कमी महसूस होने लगती है। इस वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी सेविंग होती है उतने के बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर एक दीर्घकालीन मंदी आने लगती है। ये हमने डिस्कस कर ही लिया। अब सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। देखिए, कुल आय जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं, कंजप्शन और शेविंग। अब जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतनी जो एग्रीगेट डिमांड में कमी होती चली जाएगी। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि भी जितनी अर्थव्यवस्था के अंदर सेविंग की जाती है उतने के बराबर अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर ये स्थिति इस बात को दिखा रही है कि अर्थव्यवस्था में मंदी है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होना मंदी का जो है संकेतक है। अब ऐसे में प्राइवेट इन्वेस्टर क्योंकि वो लाभ को देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो है लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि पहले से अर्थव्यवस्था में मंदी है, क्योंकि मंदी जो है मांग कम होने की वजह से है। तो ऐसे में जो सरकार को जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ता है। इसका मतलब जब तक सरकार अर्थव्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक अर्थव्यवस्था के अंदर अपने आप समन्वय नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार को जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके एग्रीगेट डिमांड के लेवल को बढ़ाना होगा, ताकि अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार में वृद्धि हो सके। इस प्रकार साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन ये बताता है कि भी सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा ही हम जो है सेविंग की पूर्ति इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके कर सकते हैं। आगे, आय सृजन की अनुपम क्रिया। निवेश कर जब कभी भी निवेश किया जाता है तो उसके कारण जो है निवेश में कई गुना ज़्यादा, आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। अब आय में कितनी वृद्धि होगी एमपीसी पर निर्भर करता है। एमपीसी जितनी ज़्यादा होगी, यानी लोगों की उपभोग करने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, अर्थव्यवस्था के अंदर जो है आय का सृजन उतना ही ज़्यादा होगा। और अर्थव्यवस्था के अंदर एमपीसी जितनी कम होगी, निवेश करने के परिणाम स्वरूप आय में जो है कम वृद्धि होगी। फार्मूला देखिए, के इज इक्वल टू, के यहाँ पर क्या है निवेश गुणक, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब 1 माइनस एमपीसी होने का मतलब क्या है, गुणक के मूल्य में और एमपीसी में ऋणात्मक संबंध है। एमपीसी जितनी ज़्यादा होगी गुणक का मूल्य उतना ही, धनात्मक संबंध है सॉरी, के मूल्य में और एमपीसी में धनात्मक संबंध है। एमपीसी जितनी ज़्यादा होगी गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा, और एमपीसी जितनी कम होगी गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा। निवेश को बढ़ावा। अविकसित देशों के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि अविकसित देश जो होते हैं उन देशों के अंदर एमपीसी अधिक होती है, और एमपीसी अधिक होने के कारण वहाँ पर जो गुणक का मूल्य अधिक होगा, इसलिए
प्रारंभ में अगर वहाँ पर निवेश में थोड़ी सी भी वृद्धि की जाती है तो उसके कारण जो आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी, और आय में जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी डिमांड उतनी ही अधिक होगी, और डिमांड अधिक होने के ऊपर वहाँ पर जो है लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जो अविकसित देश है उन देशों के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन बताता है। आगे, मजदूरी कमी से रोजगार नहीं बढ़ाया जा सकता। अब जो मजदूरी के जब मजदूरों की जो मजदूरी है उसमें कमी की जाती है तो इससे जो है पहले जो इनकम मजदूरों के पास में जा रही थी, अब मजदूरी कम कर दी तो उसके कारण मजदूरों की इनकम तो कम हो जाएगी, लेकिन इनकम जो पूंजीपतियों की बढ़ेगी, यानी जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम में वृद्धि होगी। लेकिन हमें पता है कि अमीरों की जो एमपीसी है वो पहले जो काफ़ी कम होती है। अमीरों की एमपीसी कम होने की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर मजदूरी को कम करके जो है रोजगार को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग अधिक डिमांड कर रहे थे उनकी तो आय आपने कम कर दी मजदूरी को कम करके, और आय उन लोगों की बढ़ गई जो मांग ज़्यादा नहीं करते। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो कुल मांग में कमी होने लगती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो बेरोजगारी और ज़्यादा भयंकर रूप में फैलने लगती है। तो इसलिए परंपरावादी जो ये बोलते थे कि भी मजदूरी को कम करके हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं, केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन ये बताता है कि भी मजदूरी को कम करने से उन लोगों की इनकम बढ़ जाती है जिनकी एमपीसी कम होती है। इसकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर मांग का स्तर कम होगा, जिससे अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी फैलने लगती है। आगे, आय वृद्धि में कमी। निवेश से आय में होने वाली वृद्धि प्रत्येक अगले स्तर पर पहले से कम बढ़ेगी। यानी मान लीजिए कि भी एमपीसी वो 0.5 है, यानी एक व्यक्ति जो है अपनी आय का आधा हिस्सा खर्च करता है। अब अर्थव्यवस्था में शुरू में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया, अब 1,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया तो इनकम 1,000 रुपये बढ़ गई। अब पहले लेवल के ऊपर आप देखिए, जब इनकम 1,000 रुपये बढ़ी है तो एमपीसी 0.5 है, यानी आधी है। उसकी वजह से एक व्यक्ति 500 रुपये का कंजप्शन करेगा, और एक व्यक्ति का जो कंजप्शन है वो दूसरे की इनकम है। तो जब एक व्यक्ति ने 500 रुपये का कंजप्शन किया तो दूसरे व्यक्ति की इनकम वो 500 रुपये बढ़ गई। अब दूसरा व्यक्ति भी क्या करेगा, क्योंकि उसकी एमपीसी 0.5 है, तो वो अगले स्तर के ऊपर जो है 500 रुपये का आधा खर्च करेगा, यानी 250 रुपये खर्च करेगा। तो पहले लेवल के ऊपर इनकम 500 बढ़ी थी, लेकिन दूसरे लेवल के ऊपर इनकम 250 बढ़ी है। तो इस प्रकार ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन ये बताता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है अपनी इनकम का सारा हिस्सा खर्च नहीं करता, इसलिए हर अगले स्तर के ऊपर आय में होने वाली वृद्धि पहले के मुकाबले कम होती चली जाती है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की आय उतनी बढ़ेगी जितना एक व्यक्ति कंजप्शन कर रहा है, और आय के बढ़ने पर एक व्यक्ति अपना कंजप्शन कम कर देगा, इसलिए अगले स्तर पर जो है इनकम में वृद्धि है वो भी कम होती चली जाएगी। इसके साथ अपना जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।